प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने कल हमारी व्याकरण पुस्तक कोपल का पाठ 2 वर्ण विचार, इसका हमने भाग 2 पढ़ा था और इसमें हमने पढ़ा स्वर की विशेषताएं, स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। और हमने पढ़े इसमें व्यंजनों की विशेषताएं, व्यंजनों के भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, है ना, और उच्चारण के अनुसार व्यंजन, अल्प प्राण और महाप्राण। हम यहाँ तक कल पहुँच गए थे। अब आज हम इसका विस्तृतीकरण देखेंगे। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगे तथा कम ही प्रयत्न किया जाए उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ग, च और ज। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगे तथा अधिक प्रयत्न करना पड़े उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे ख, घ, छ, झ। इन अक्षरों के उच्चारण में हमें ज़्यादा समय लगता है। और नीचे देखिए अल्प प्राण क, ग, अंग, च वर्ग, च, ज, य, ये इनमें हमें कम समय लगता है। और ट वर्ग में ट, ड, अण और अड़ अतिरिक्त ध्वनि है ना। त वर्ग त, द, न। प वर्ग में प, ब, म और य, र, ल, व। ये अल्प प्राण है, इनको उच्चारण के समय हमें कम समय लगता है। महाप्राण है क वर्ग में ख और घ, च वर्ग में है छ और झ, ट वर्ग में ठ, ढ, अढ़ अतिरिक्त ध्वनि है ना। और त वर्ग में है थ, ध, प वर्ग में फ, भ और श, श, स और ह। ये हमारे महाप्राण हैं और इनको उच्चारण में हमें ज़्यादा समय लगता है। अब अन्य वर्ण और उनका उच्चारण है ना। अयोगवाह माने अंग, इससे अनुस्वार कहते हैं। व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुस्वार होता है। इसके उच्चारण में नाक से हवा निकलती है ना। तो ये बेटा अपन ने पिछली क्लास में भी ये चीज़ हमने पढ़ी थी, आपको वर्णमाला समझाई थी कक्षा में। और हर वर्ग का 5वां अक्षर पंचम वर्ण कहलाता है और उस 5वें अक्षर का जब आधा उच्चारण होता है तो वह पहले वाले अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है। उस बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं। अब नंबर 2 पे है चंद्र बिंदु, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। और नंबर 3 पर है अह, इसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण हल्के रूप में ह की तरह होता है, जैसे अतः, प्रातः आदि, है ना। अब आगत ध्वनियाँ क्या है? क वाली है औ। इस ध्वनि का प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों में किया जाता है। इसका उच्चारण आ और ओ तथा औ के बीच का होता है। ना तो आ होता है, ना ओ होता है, ना औ होता है। जैसे कॉल, बॉल, डॉक्टर, कॉलेज, है ना, कॉल। तो ये सारे जो शब्द हैं ये औज़फ और लगाते हैं हम ऊपर आगत ध्वनि, तभी हमारे शब्द पूरे होते हैं। ख वाला है क, ख, ग, ज, क, ख, ग, ज, फ। इनमें नीचे बिंदियां लगी हुई बेटा, इन बिंदियों को हम क्या कहते हैं? नुक्ता। और ये फारसी और उर्दू भाषा में प्रयुक्त होते हैं। इन ध्वनियों का प्रयोग अरबी फारसी के शब्दों में ही किया जाता है। हिंदी भाषी तो इनका प्रयोग क, ख, ग, ज और फ की तरह ही करते हैं, किंतु अर्थ भेद की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। जैसे सजा, सजाना, सजा, दंड, है ना। सजा बिंदी, नीचे बिंदी नहीं है तो सजा मैंने पनिशमेंट, और सजा मैंने डेकोरेशन, उसको पनिश करना। और पहला वाला जो सजा है, सजाना मतलब उसको डेकोरेट करना। दोनों में अंतर है ना बेटा, तो ये चीज़ हम समझेंगे। अब उसके बाद है विशेष। अड़ व अढ़ का जन्म हिंदी में हुआ है, संस्कृत में ये ध्वनियाँ नहीं थीं। इनका प्रयोग शब्द के मध्य अथवा अंत में ही होता है, जैसे चढ़ाई, अकड़ आदि। ये हमने पिछली कक्षा में भी आपको समझाया था और बताया था। किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए उसके नीचे हलंत चिन्ह मतलब कॉमा लगाते हैं, जैसे क, ख, ग। अगर हमें आधा उसको बताना है तो हम
नीचे उसमें हलंत लगाएंगे। तो स्वरों की मात्राएं, अब बारी आती है स्वरों की मात्राएं कैसे लगती हैं। शब्द लेखन में स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से होता है, अपने मूल रूप में जैसे आइए, अमर, आदमी, औरत में स्वरों का प्रयोग मूल रूप से हुआ है। जैसे आदमी का आ है, औरत का औ है, अमर का अ है, आइए का आ है ना। अब मात्रा के रूप में जब स्वर व्यंजन के साथ मिलकर उच्चारित होता है, स्वर का प्रयोग मूल रूप में न होकर मात्रा के रूप में होता है। जैसे मीरा, तो म में कौन सी मात्रा लगी है? ई की, और र में आ की। तो मईरा, तो म बड़ा ई, र और आ नहीं लिख सकते, तो म पर ई की तथा र पर आ की मात्रा लगाकर ही हमें शब्द लिख पाएंगे। स्वरों की मात्राएं निम्न सारणी में देखिए। स्वर अ की कोई मात्रा नहीं है, आ में खड़ी पाई है, और ई में बाईं तरफ मात्रा है, और ई में दाहिने तरफ, ऊ में इधर बाईं तरफ आपका नीचे झुका हुआ है, और ऊ में दाहिने तरफ। री की मात्रा होती है, जैसे री की मात्रा में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। कृपा, कृष्ण, आप लोग कृपा बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, वो नहीं बेटा, उसमें री की मात्रा गृह कार्य, कृष्ण, कृपा, ये सारे री की मात्रा होती है ना। ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। उदाहरण: रजत, राम, शिवा, शीतल, शुभम, सूरज, मृग, लेख, पैसा, मोर, पौधा। र पर उ तथा उ की मात्रा सामने लगती है, नीचे नहीं। सभी अक्षरों में तो नीचे लगती है, लेकिन र पर उसके साइड में लगती है। जैसे र में उ की मात्रा जोड़ी रुका, र में उ की मात्रा जोड़ी रूपम, है ना। तो ये आपको समझ में आया बेटा। अब क्या है, अब हम देखेंगे र के विभिन्न रूप। र की मात्रा जो है, र मात्रा तो नहीं होती लेकिन व्यंजन ही है र तो, लेकिन र व्यंजन का प्रयोग मात्रा के रूप में भी हम करते हैं, ये विद्वान लोग ऐसा मानते हैं। र की तीन तरह से हम लगा सकते हैं। जिनमें पाई होती है उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए, स्वर रहित मतलब पूरा र कहाँ था बेटा? नीचे। ये हमने आपको बताया था क्लास में। नीचे के लगा के इस रूप में आता है, उनके पैरों में किया जाता है इन र का प्रयोग। जैसे व्रत, है ना, प्रसन्न, प्रकाश, तो प में र नीचे आया है, वो पूरा र है। जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती, जो नीचे से गोल होते हैं, उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए र का प्रयोग हम नीचे लगाते हैं। ट, ठ, ड, ये तीनों अक्षर ऐसे हैं जिनमें हम नहीं नीचे नहीं लगा सकते। राष्ट्र, ड्रम, है ना, तो इनमें हमने नीचे लगाया। ड्रम, ड्रामा, ट्रक। और उसके बाद र को स्वर रहित दिखाने के लिए, स्वर रहित माने आधा र, है ना, उसका प्रयोग रैफ के रूप में किया जाता है। उच्चारण करते समय इसकी जहां आवाज आए उससे अगले व्यंजन के ऊपर यह मात्रा के रूप में लगाया जाता है। जैसे क, अ, र आधा, म आधा और अ। कर्म, म, तो कर्म क के बाद आधे र की आवाज आ रही है, तो कहाँ लगाया हमने? म के ऊपर। ध आधा, र आधा, म आधा और अ। तो धर्म, ध के बाद र की आवाज आ रही ना बेटा, तो हमने कहाँ लगाया? म के ऊपर। तो हमने इतना आज समझ लिया है, और बाकी का हम इस वर्णों का उच्चारण का जो स्थान है उसको हम कल समझेंगे। इसको बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी, कहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, और उसको हम कल देखेंगे बेटा। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य है, जितना हमने पढ़ा है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और इसमें से 5 या 7 प्रश्न बनाकर आपको उनके उत्तर लिखने हैं। धन्यवाद।